जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे लेकिन हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे लेकिन हिम्मत ना टूटे, हौसले इतने बुलंद करो कि सफलता भी शोर मचा दे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। और मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र सिंह। दोस्तों, आज जो है कक्षा 12 के अंदर हिंदी अनिवार्य बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना, 2022 बोर्ड परीक्षा के अंदर है और क्लास यानी पढ़ेंगे वही जो बोर्ड में आए। दोस्तों देखो, 11 मार्च 2022 की पहली क्लास होगी कुल दोस्तों हिंदी की। ध्यान रखना, मैं हिंदी की जो है दोस्तों 25 क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, कितनी क्लास? 25। और आज हमारी पहली क्लास होगी दोस्तों जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। दोस्तों 25 यानी कि मैं आपको 25 क्लासेस जो है वो लेके आऊंगा। आज हमारी पहली क्लास हो गई, इसी प्रकार से कल दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, चौथी, इस प्रकार से कुल मिलाकर 25 क्लासें रहने वाली हैं। तो कोई भी क्लास मिस ना करे दोस्तों, आपको पूरे यानी अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है दोस्तों, दवा ठोकर कहता हो कि दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो आप पे एक भी नंबर नहीं घटेगा। दोस्तों ध्यान रखना है, कुल देखो 25 क्लासें होगी। आज हमारी पहली क्लास है और हर क्लास के अंदर 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा हिंदी के अंदर। ठीक है, हिंदी अनिवार्य के अंदर। तो पहले एक से लगाकर 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन दोस्तों 15 इंटू 25 करो, कितना हो जाएगा? 15 5 75, 75 7 15 2 30 7 37 यानी 375। ठीक है, 375। तो 375% याद हो जाएंगे हमें। तो दोस्तों बताओ हमारी मेहनत यानी हमारी तैयारी कैसी होगी? जबरदस्त तैयारी होगी। यानी कि 25 क्लास लेके आऊंगा तो आपको यानी कोई भी क्लास जो है वो मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है। इसी प्रकार से आप मुझे कहेंगे भूगोल की लेके आइए, तो दोस्तों टाइम मिलेगा तो हम उनके भी करवाएंगे। और वैसे मैंने हर अध्याय के जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के तो मैंने सभी अध्यायों के करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सभी वीडियो के मैंने एमसीक्यू करवा रखे हैं। ठीक है, फिर भी दोस्तों हम उनके लेके आएंगे। तो आज यानी हिंदी का तो पक्का है दोस्तों 25 क्लास है। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है और दोस्तों लगातार मेहनत करते हुए चलना है हमें। ठीक है, तो दोस्तों आज हम ये 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, इसी तरीके से 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दे रखे है कि मधुशाला और मधुबाला किसकी रचना है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुशाला और मधुबाला जो है वो किसकी रचना है? मधुशाला दोस्तों, मधुशाला मधुबाला ये किसकी रचना है? आपको ध्यान रखना है, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अब दोस्तों मैं बात करता हूं हरिवंश राय बच्चन की, तो क्या पता देखो बोर्ड में जन्म परिचय भी आ जाए हरिवंश राय बच्चन को। तो देखो मधुशाला और मधुबाला, एक और है दोस्तों मधु कलश। मधुशाला देखो ये कब उद्धृत हुई? 1935 में। और मधुबाला ये भी 1938 में और मधु कलश 1938 में। यानी ये प्रमुख यानी इनका यानी उद्धृत हुई थी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हरिवंश राय बच्चन की मैं बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ था बताओ? 1907 में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। और प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश है। ठीक है, और निशा निमंत्रण है, एकाद संगीत है, आकुल अंतर है, नए पुराने के जरो के हैं, टूटी फूटी कड़ियां हैं। और टूटी फूटी कड़ियां तो इनका काव्य संग्रह है। और क्या भूलू क्या याद करूं, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। हरिवंश राय में बच्चन की बात करो तो 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर ये प्राध्यापक रह चुके हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है इनका एक वंगम में जो है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। और हरिवंश राय बच्चन की मैं बात करूं तो इनकी एक डायरी है, प्रवासी की डायरी, जो काफी फेमस डायरी है। और हरिवंश राय बच्चन का जो टंबरी जो बच्चा जो है, ठीक है, तो वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, वो थोड़ा सा थाने ध्यान रखना है। और बाकी हरिवंश राय बच्चन चाहते कट रहे 2003 का महीने मुंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यानी हमारा क्वेश्चन था कि मधुशाला, मधुबाला और यहाँ पर आ जाए मधु कलश। तो तीनों की रचना जो किसने करी? हरिवंश राय बच्चन ने करी। ठीक है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पतंग कविता के रचयिता कौन है? पतंग जो कविता है वो किसने रची? तो दोस्तों पतंग जो कविता है वो आपको ध्यान रखना है, पतंग कविता रची थी आलोक धनवा, आलोक धनवा जी ने। ठीक है, आलोक धनवा जी।
पतंग कविता के जो रचयिता है वो कौन है? आलोक धनवा जी। अब आलोक धनवा जी का जन्म कब हुआ था? 1948 में मुंगेर बिहार के अंदर हुआ था, ठीक है। और दोस्तों मुंगेर बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाओं की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो प्रमुख जो रचनाएं हैं, पहली कविता इनकी है जनता का आदमी, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1956 में, हाँ, जनता का आदमी से 1972 में होनी चाहिए, ठीक है। जनता का आदमी और नई पुरानी जहरों के, इस प्रकार से, यानी जनता का आदमी, और ये प्रमुख आलोक धनवा जी की यानी कविताएं हैं। पतंग कविता का रचयिता कौन है? आलोक धनवा जी। और एक जन्म परिचय आपको ध्यान रखना है कि 1948 में मुंगेर बिहार के अंदर आलोक धनवा जी को जन्म हुई, ठीक है। प्रमुख रचनाएं यानी पहली कविता जनता के आदमी और भागी हुई लड़कियां, बुरनों की बेटियां दुनिया रोज बनती है, यानी ये प्रमुख इनकी रचनाएं है। दोस्तों इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे पहल सम्मान है, राहुल सम्मान है, और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान है, ठीक है। देखो 1972 में इन्होंने लेखन कार्य जो है वो आरंभ किया था। इनका पहला और अभी तक का एकमात्र जो काव्य संग्रह है वो 1998 में प्रकाशित हुआ था। तो आपका यहाँ आंसर जो है वो आलोक धनवा जी हो जाएगा कि पतंग कविता के रचयिता कौन है? तो आलोक धनवा जी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि, देखो लिपि किसे कहते हैं? प्रश्न पूछे थे कि लिपि किसे कहते हैं, तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देखो लिपि किसे कहते हैं? तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है। अब दोस्तों पूछिए प्रश्न, जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, मराठी हो गई, नेपाली हो गई, इन सब की जो लिपि है दोस्तों वो है देवनागरी लिपि, ठीक है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन सभी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। पूछा जाए कि उर्दू की लिपि बताओ, तो उर्दू की है दोस्तों फारसी लिपि। उर्दू की कौन सी है? फारसी लिपि। पूछा जाए अंग्रेजी की लिपि बताओ, तो अंग्रेजी की है रोमन लिपि। पूछा जाए कि पंजाबी की लिपि बताओ, तो पंजाबी की दोस्तों जो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुख लिपि है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है कि वो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि की विशेषता बताओ कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है। तो दोस्तों देवनागरी लिपि की विशेषता में आपको ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि की विशेषता यानी कि इनका जो उत्पत्ति जो हुई है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है, ठीक है। देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है इसकी विशेषता है कि इसकी उत्पत्ति है ब्राह्मी लिपि से हुई है। और हमेशा ध्यान रखना इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। इस जो देवनागरी लिपि है सब बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जरूरी बात यह है कि इसमें यानी कि सिर बिंदुओं के ऊपर सिररेखा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई शब्द है उस पर सिररेखा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हर वर्ण का जो आकार है वो समान होता है, ठीक है, और उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। ये प्रमुख क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता है। अगला है कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण के 4 अंगों के नाम बताओ। दोस्तों भाषा की मैं बात करता हूं तो भाषा को क्या है कि भाषा की जो उत्पत्ति है वो भाष प्लस धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष प्लस धातु। और धातु ने संस्कृत में क्रिया नाम जाने, तो ये संस्कृत में धातु क्या है और हिंदी में क्रिया क्या है। तो भाष प्लस धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है। और भाषा का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है विचार प्रकट करना। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा दोस्तों भाषा वह माध्यम है जिसमें एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह, ठीक है, एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा में देखो विचार के बाद में पद विचार, और पद से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो व्याकरण के 4 अंग हैं, इसमें से सबसे पहले देखते हैं वर्ण विचार। देखो ये इंपॉर्टेंट है। वर्ण के बाद में, वर्ण विचार के बाद में है शब्द विचार, शब्द विचार के बाद में है पद विचार, और पद विचार के बाद में है वाक्य विचार, ठीक है, वाक्य विचार, वाक्य। तो यानी ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ये व्याकरण के 4 अंग हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, तो वो दे रखा है कि अलंकार की परिभाषा बताते हुए उनके प्रकारों के नाम बताओ। अलंकार, देखो अलंकार जो है, अलंकार का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो दो प्रकारों में टूटे। देखो अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, ये अलंकार का यानी संधि विच्छेद होता है। अलम का यानी शोभा या सजावट, और कार का मतलब करने वाला। यानी अलंकार की मैं बात करता हूं, अलंकार की परिभाषा की, तो कार्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। पूछा गया है कि अलंकारों के प्रकारों के नाम बताओ, तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे दे रखा है कि हालावादी दर्शन क्या है तथा इसके प्रवर्तक कौन है। हालावादी दर्शन जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाकर आनंद और मस्ती से व्यतीत करने की जो भावना है उसे हालावादी दर्शन कहा जाता है।
जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाकर आनंद और मस्ती से जीवन यानी मस्ती से व्यतीत होने वाली जो भावना है उसे हालावादी दर्शन में कहा जाता है। और इसके जो प्रवर्तक है दोस्तों वो है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करना है। आगे दे रखा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, ये सोच तका दिन का पंक्ति पे जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये पढ़ा होगा आपने, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। देखो दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, इससे कविता की किस विशेषता का पता चल रहा है दोस्तों बताओ। यानी कि जीव इसके विशेषता का पता चल रहा है कि आपको लिखना है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि कविता की आवृत्ति से हमें निम्न विशेषता का पता चल रहा है। इसमें क्या है कि कविता की यानी एक तरीके से श्रोता और मधुरता और विशेषता जो है व्यक्त हुई है। ठीक है, इसमें क्या है कि जीवन का जो समय है वो बहुत कम है, जीवन का समय बहुत कम है, लेकिन काम जो है, कार्य जो है वो बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, इसमें कविता की आवृत्ति की विशेषता का पता चलता है कि जीवन का समय बहुत कम है, जीवन का समय बहुत कम है लेकिन काम अधिक है। ठीक है, और मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ा जल्दी करना चाहिए, ये इन विशेषताओं का पता चलता है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। आगे दे रखा है कि फूलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई। देखो दोस्तों, फूलों को पार करते हुए, यदि आपने अच्छे तरीके से अध्याय को पढ़ा है तो कोई भी अध्याय आपको आता होगा क्वेश्चन, तो फूलों को पार करते हुए दोस्तों कौन सी ऋतु आ जाती है, शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु हो जाएगा। कपास किसका प्रतीक है, कपास जो है वो किसका प्रतीक है, तो कपास ध्यान रखना दोस्तों, कपास जो है देखो इंपॉर्टेंट कोमलता का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि पतंग कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है। जो पतंग कविता है इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसमें मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। किस छंद का, मुक्त छंद का। और आगे दे रखा है कि कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब की। जो कुंवर नारायण है इन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत जो है वो कब की, तो 1950 में इन्होंने देखो काव्य लेखन की जो है वो शुरुआत करी। देखो कुंवर नारायण का जीवन परिचय वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कुंवर नारायण की मैं बात करता हूं तो इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर कुंवर नारायण जी को जन्म हुए। मृत्यु भी हो जाए 15 नवंबर 2017 को मायने नई दिल्ली के मायने इनकी मृत्यु हो जाए कुंवर नारायण जी की। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो गजब अजब की लिखी। देखो अजब गजब की लिखी। देखो क्या है रचनाएं याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है कि आज और आज से पहले, आज और आज से पहले आकारों के आसपास, अपने सामने, इन दिनों कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। परिवेश हम तुम, और दूसरा व्यक्ति तो दूसरा के चक्र में भी नहीं पड़ना है। यानी ये प्रभु इनकी रचनाएं हैं। यानी जो कुंवर नारायण जी की जो रचनाएं हैं आज और आज से पहले, यानी ये तो है समीक्षा। ठीक है, आज और आज से पहले आकारों के आसपास, ये वैसे मैंने कवि परिचय के अंदर करवा रखा है, आप देख लेना। आकारों के आसपास, ठीक है, आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आकारों के आसपास, अपने सामने, अपने सामने, ये भी इनका रचनाएं है। इन दिनों कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, ये भी है। परिवेश हम तुम और चक्रव्यूह। चक्रव्यूह इनका पहला काव्य संग्रह है जो कि 1956 में उद्धृत हुआ। ठीक है, 1956 का ये पहला काव्य संग्रह है चक्रव्यूह। ठीक है, अब यहाँ पर बात रखनी है कि कुंवर नारायण जी को कई पुरस्कार मिले। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, प्रेमचंद पुरस्कार है, ठीक है, लोहिया सम्मान है, पैर सम्मान, इस राहुल सम्मान, बहुत सारे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन पुरस्कार भी मिलिया। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलिया। और कुंवर नारायण जी यानी गर्व से ढकी हुई हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण यानी कि 1950 के आसपास काव्य लेखन की उन्होंने शुरुआत करी। ये बात कुंवर नारायण जी की हो गई कि कुंवर नारायण जी ने काव्य लेखन की शुरुआत 1950 में करी। ठीक है, अगला है कविता के बहाने तथा बात सीधी थी पर कविता के रचनाकार कौन है। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर टेढ़ी बेगी, एक दोनों के रचयिता जो है वो कुंवर नारायण है। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं कविता के बहाने। दोस्तों कविता के बहाने जो है ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है, किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो बताओ दोस्तों। जो कविता के बहाने जो कुंवर नारायण जी यानी रचनाकार प्रमुख है, ये जो कविता है कविता के बहाने ये ली गई है किस काव्य संग्रह से, इन दिनों जो काव्य संग्रह है इसे ली गई कविता के बहाने। इसके बाद बात सीधी थी पर ये जो है दोस्तों ये कविता ये किस काव्य संग्रह से ली गई, बताओ। हरिवंश राय, अभी मैंने देखी थी आज और आज से पहले, आकारों के आसपास, अपने सामने, इन दिनों कोई दूसरा नहीं। यानी कि जो बात सीधी थी पर
ये जो है ये कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए। देखो 1 नंबर के अंदर पूछी थी। और अगला जो दे रखी है वो दे रखी है कि वैसे देखो कविता के बहाने और बात सीधी थी, पर ये देखो पूर्णानंद जी की प्रमुख कविता ये रघुवीर साय की कविता कैमरे में बंद अफाइज किस काव्य संग्रह से ली गई। देखो रघुवीर साय, पहले बताओ रघुवीर साय को जन्म कब हुए? 1929 का मायने हुए लखनऊ उत्तर प्रदेश का मायने। ठीक है, और प्रमुख जो कविता है वो है दूसरा सप्तक सीढ़ियों पे धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं। ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, दूसरा सप्तक सीढ़ियों पे धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं। इसमें पूछा गया है कि कविता रघुवीर साय की कविता कैमरे में बंद अफाइज किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों ये ली गई है लोग भूल गए। ये जो काव्य संग्रह है इसे ली गई है कैमरे में बंद अफाइज कविता। ठीक है नहीं, तो देखो रघुवीर साय का जन्म परिचय भी आपको याद होना चाहिए। मैंने करवा दिया जन्म परिचय, सब टॉपिक पूरा खत्म कर दिया मैंने, आप देख लेना। कवि परिचय लेखक परिचय भी करवा दिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है गर्भिली तथा विचार वैभव से आप क्या समझते हैं। देखो ये दोनों शब्द हैं, इनसे आप क्या समझते हैं। गर्भिली, गर्भिली को मतलब गर्व से भरी हुई। क्या है दोस्तों, गर्भिली का यहाँ पर आशय है गर्व से भरी हुई। और विचार वैभव, विचार, ठीक है, विचार किसे कहते हैं। देखो विचार वैभव, विचार यानी मनुष्य के मन की अध्यात्मक इकाई, और वैभव यानी भरपूर, विचार से भरपूर, ये विचार वैभव का आशय है। निम्न पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ बताओ। PACT, पैक्ट। देखो दोस्तों पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है समझौता। क्या है दोस्तों, समझौता। इंपॉर्टेंट है PACT, पैक्ट यानी समझौता। अगर P हटा दो तो ACT, एक्ट, एक्ट यानी अधिनियम, कानून। ठीक है, आगे है प्रेमिट। देखो प्रेमिट यानी इसका जो है वो है अनुमति, परमिट यानी अनुमति। तो यानी ये पारिभाषिक शब्दावली हो गई। और ये आज का अपना वीडियो था, 15 क्वेश्चन थे, ज्यादा मोटो कोनी है वीडियो, मैंने लगे छोटो की वीडियो है और वो थाने पसंद आई हुई। दोस्तों पसंद तो आने ही सावे थाने, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गया तो थाने तैयारी भी जबरदस्त करनी है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। और कौन कौन दोस्त तैयार है 25 दिन की क्लास के साथ, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।